नमस्कार दोस्तों। लिब्रस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं आज का जो क्लास लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ण विचार। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि वर्ण विचार से ऐसा आज तक का कोई भी परीक्षा नहीं हुआ जहां से 2 से 3 प्रश्न ना पूछे गए। तो यह जो मेरा क्लास है पूरा अगर आप क्लास देखते हैं तो आपका वर्ण विचार से कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा। और दूसरी चीज, आपको हिंदी में वर्ण विचार से 2 से 3 प्रश्न जो पूछे हो जाते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। तो आइए इस विश्वास के साथ हम चलते हैं वर्ण विचार पे कि वर्ण विचार से हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और आपको मैं सीधे सीधे यह बताते चलूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार से प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, किन प्रश्नों को आप फेस करना है, इन चीजों को देखेंगे। तो आज की ये क्लास संख्या पहली है वर्ण विचार की। इससे पहले और सारे जो वीडियोज हमारे पड़े हुए हैं आपको हम बता दें कि हम लाइव आते हैं प्रतिदिन 4:30 पर। आप 4:30 पर लाइव हमको देख सकते हैं। यह सारी क्लास आपको लाइव मिल सकती है और यह तमाम परीक्षाओं के लिए, जैसा कि इस समय सीटेट का दौर चल रहा है, सीटेट की परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश स्टेट की परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको ओवरऑल अगर मैं बता दूं कि हिंदी का व्याकरण कहीं भी अगर पूछा गया तो वर्ण विचार से निश्चित है पूछा गया। अब आपको परीक्षाओं की गिनती करवाने की जरूरत नहीं है कि किस परीक्षा में पूछा जाएगा। आप अपना सिलेबस उठा करके देख सकते हैं कि जहां भी हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से प्रश्न अवश्य होगा। तो आइए चलते हैं, पहला क्लास स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार का। यह वर्ण विचार का पहला क्लास है, ना कि मेरा पहला क्लास है, आप ध्यान देना। आइए अब हम चलते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार, देखिए वर्ण विचार जो बात की जा रही है कि वर्ण यानी वर्ण, वर्ण के ऊपर विचार। अब बात आती है कि वर्ण क्या है। अगर हम प्रश्न करें कि वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा में जो भाषा अगर आप पढ़ें कि भाषा, भाषा आप जानते होंगे कि जो जिन माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की क्लास हमारी चल चुकी है, तो आप वहां से देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार चल रहा है। तो जो ध्वनि होते हैं, आप देखिए ध्वनि जो होता है जो हम मौखिक रूप से बोल देते हैं उनके लिए उनके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं प्रतीक चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो हम यह कह सकते हैं वर्ण क्या है कि वर्ण के बारे में अगर देखें कि भाषा में, भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए, प्रत्येक ध्वनि चिन्हों के लिए, देखिए ये ध्वनि चिन्हों होता है। आप बात कीजिएगा चिन्हों, ध्वनि चिन्हों के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जो प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, किए गए हैं, सीधे लिख सकते हैं किए गए हैं, और उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। किए गए हैं और उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते, किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं,
वर्ण कहते हैं। देखिए इसकी थोड़ी सी लंबी परिभाषा हो गई, लंबी परिभाषा इसलिए हुई यानी कि जिन ध्वनि चिन्हों के लिए कुछ जो प्रतीक चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। अब भाषा की अगर हम बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें अगर हम, तो वर्ण है। आपको अगर सीधे सीधे डायरेक्टली अगर पूछ लिया गया भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो दो तीन चीजें आती हैं। कई बार प्रश्न में पूछा गया है आपको, अगर आपको वर्ण नहीं मिलता, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को जरूर माना जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में इस तरह का प्रश्न दे दिया, जैसे कि अभी हमने कहा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होता है, अब इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है? देखिए वर्ण से भी कुछ कभी कभी ऑप्शन के अनुसार जाना पड़ता है। जैसे अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि भाषा की, अगर प्रश्न हम कैसे करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, प्रश्न है। और यह कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, टेट सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो ये ऑप्शन पे थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या आप फेस करते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया गया है, अभी टीजीटी की परीक्षा का प्रश्न था, ऑप्शन में दिया था स्वनिम, खा दिया था वर्ण, गा दिया था शब्द, और घा दे दे वाक्य, आपको प्रश्न दे दिया। अब देखिए अभी हमने क्या बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्ण जरूर होती है, लेकिन अगर वर्ण से पहले आपको ऑप्शन में स्वनिम का मतलब होता है ध्वनि, क्योंकि ध्वनियों का जो प्रतीक चिन्ह होता है उसी को हम वर्ण कहते हैं। तो इन यानी कि इससे भी पहले आपको अगर ऑप्शन मिल जाए तो स्वनिम हो सकता है, अगर आपका ऑप्शन यह नहीं होता तो वर्ण होता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण जरूर होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ध्वनि मिलता है, स्वनिम मिलता है, तो आप उसके साथ जाइएगा। अगर यह नहीं मिलता है तो आपका वर्ण होगा। ठीक, तो यह एक प्रश्न आपका आ सकता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका यह प्रश्न बन सकता है। अब आते हैं, जैसा कि हमने कहा कि वर्ण विचार की बात हमने कर लिया कि वर्ण विचार क्या है, वर्ण क्या है, आपने वर्ण के बारे में जान लिया। अब आते हैं और इस पे कैसे प्रश्न बन सकता है, यह इस प्रश्न को आपने देख लिया। आइए अब हम आगे चलते हैं। वर्णमाला, जो वर्णमाला है, हम बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला है क्या? हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्ण विचार पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्णमाला क्या है? तो वर्णों का समूह, जो हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों का समूह है, हिंदी में जो वर्णों का समूह है वह हिंदी वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। वर्णमाला क्या है? वर्णों का जो समूह है, वर्णों का जो समूह है, हिंदी वर्णमाला आप कह सकते हैं बहुत सारे वर्णों का समूह। अब इसमें जो है वर्णमाला में क्या क्या आ सकते हैं, इसको हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से चीजें आते हैं और कितने आते हैं। देखिए, और यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। पहली बात, अगर हम बात करें कि स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, सीधे सीधे पहले बात करें कुल वर्णों की संख्या कितनी है। कुल वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण अगर आपका आता है तो 52 है, 52 वर्ण है। अगर आपका आता है, कौन कौन से आते हैं हम आपको ये डिफाइन करते हुए चलते हैं। हम वर्ण विचार आपको बड़े ही गहराई से पढ़ाने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा, वर्ण विचार से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है।
तो कुल वर्णों की अगर संख्या बात करें 52 है। आप प्रूफ में देख सकते हैं, कोई भी बुक देख सकते हैं, हरदेव वारी को उठा लीजिए, वासुदेव प्रसाद को उठा लीजिए, कामता प्रसाद गुरु जी को उठा लीजिए, किशोरीदास वाजपेयी को उठा लीजिए। तो वर्णों जो ये कुल वर्णों की संख्या कितनी है 52 है। अब इसमें अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें, विभाजन करें, तो इसमें पहले सबसे पहले आते हैं स्वर। स्वर सबको हम बताएंगे, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, ये सारी चीज बताएंगे। लेकिन अभी पहले हम इनकी संख्या के ऊपर ध्यान देते हैं, क्या क्या है, स्वर कितने हैं। स्वरों की अगर बात करें कि स्वर क्या है, स्वर क्या है, तो स्वर जो है, स्वरों की संख्या 11 है। स्वर कितने हैं 11 हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, आ है, बड़ा आ है, ई है, बड़ी ई है, उ है, और बड़ा उ है, और री है। उसके बाद ही क्या है, ए है, और ऐ है, और ओ है, और औ है, और ये 4 हैं। तो इनकी संख्या अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हुई 11। अब अगर हम बात करें आयोगवाह की बात करें, आयोगवाह किसे कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसको हम संख्या देख लेते हैं। आयोगवाह, आ के योग से बहन होने वाला, यानी कि ऐसे वर्ण जो बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते, तो आयोगवाह, लेकिन स्वरों के साथ ही रखे जाते हैं। तो आयोगवाह की संख्या अगर हम देखें तो 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा एक अंक, और दूसरा क्या पढ़ा है, आह पढ़ा है। दूसरा क्या पढ़ा है, आह पढ़ा है। तो ये अयोगवाह की संख्या हो गई, ये स्वरों की संख्या हो गई, ये स्वरों की संख्या हो गई, और ये क्या हो गया, अयोगवाह की संख्या हो गई। अब आती है, ये तो आपने देखा, इन कुल वर्णों की संख्या अगर देखा जाए तो 13 हो गए, 13 वर्ण हो गए। अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें हम तो 25 मिलेंगे, इसके 25 मिलेंगे। कौन कौन, देख लीजिए, का, ख, ग, घ, ङ। और बात करें चा, छा, जा, झ, ञ, टा, ठा, ड, ढ, ङ, ता, था, द, ध, न, पा, फा, व, भ, और मा। ये जो है 25 वर्ण है, आप देख सकते हैं 5-5 का यह ग्रुप है। इन 25 को हम क्या कहते हैं, ये स्पर्श व्यंजन है। क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन है। इन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है। तो आपने यह देखा। आइए अब इसके आगे चलते हैं कि स्पर्श व्यंजन के बाद और कौन से वर्ण होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 है। अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 है। स्वरों की संख्या कुल कितनी है, तो 11 है। अगर पूछ लिया जाए मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राओं की संख्या देखिए, इसको हटा के बाकी 10 बचते हैं। मात्राएं 10 हैं, लेकिन स्वरों की संख्या 11 है। आइए, आपने अभी तक क्या देखा, आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन भी देख लिया। स्पर्श व्यंजन के बाद अब इसके बाद क्या आता है, पाफा बाफा मा के बाद आता है य, र, ला और वा, जिसको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आप क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं।
वर्ण विचार पढ़ रहे हैं और वर्ण विचार में हम देख रहे हैं कुल वर्णों को। हम बात करें किसकी? अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। वह कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं। और इसके बाद अगर बात करें हम ऊष्म व्यंजन की, सभी को हम बताएंगे इनको ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। जब हम उच्चारण स्थान पे चलेंगे तो एक साथ सभी को नहीं चला जा सकता। इसकी भी संख्या 4 होती है। और यह क्या होता है? श, श, स और हा, ये जो होते हैं ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन होते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें तो इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये होता है छ, त्र, ज्ञा और स्र। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? अच्छा, 2 वर्ण और हम बता दें यहीं पे कि इन्हीं के साथ आपने देखा होगा कि 2 वर्ण और मिलते हैं, 2 वर्ण और मिलते हैं। यहाँ पर एक आपको मिल जाता है रा और ढ़ा, रा और ढ़ा। इनको जो है इनका 2-3 नाम दिया गया है, इनका 2-3 नाम दिया गया है। इनको जो है एक तो आगत व्यंजन कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये आए हुए व्यंजन है। या इसको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जा सकता है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। या इसी को हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन, जिसमें 2 गुण होते हैं, द्विगुण व्यंजन। अब उच्चारण स्थान के आधार पर इनको, इनमें कैसे कैसे गुण आते हैं ये जान लेते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या आगत व्यंजन, ये इतनी नाम आ सकते हैं। अगर आपका परीक्षा में पूछा जाए आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 2 है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 2 है, या द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 2 है। तो यहीं पे हम इसको लिख सकते हैं कि आगत व्यंजन की हम लिख दें आगत व्यंजन, उसका हमने नाम बता दिया इसलिए एक ही नाम रख रहे हैं। आगत व्यंजन कितने हैं? 2 है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यानी कि अब अगर हम देखें, अब अगर देखें तो हिंदी वर्णमाला में कितने हो गए? 11, 2 13, 25 13, 25 और 13 हो जाएंगे 38, 2 40, 2 42, सॉरी 40, 40 और 4 तिहाई 12, 40 और 12 52। इस प्रकार से 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में है और यही 52 वर्ण पूछे जाते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आगे चलते हैं कैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा अभी हम इन पे भी चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? पहला, आप बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाती है। वर्णों की संख्या कितनी है, कितनी है आपसे यह पूछ लिया जाए और ऑप्शन में दे दिया जाए का दे दिया जाए 48 आपको अक्सर मिलता है, खा 49 मिलता है, गा 52 मिलता है और घा 43 मिलता है, अक्सर पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? आपको ऑप्शन में 52 मिलता है क्योंकि हमने आपको जोड़ करके बता दिया कितने वर्ण हैं तो 52 है, यह आंसर सही है आपका। आगे चलते हैं, आपको यह कौन सा सही होगा? इसमें से क्या सही होगा? इसमें सही होगा 52, ये आंसर सही है।
आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका कैसे बन सकता है, इस पे अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपका, दूसरा प्रश्न इस पे क्या बन सकता है कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, आपसे यह पूछा जा सकता है। ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए का 10, ख 13, गा 11 और घ क्या मिल जाए 12, तो आप जानते हैं कि हमारा कौन सा सही होगा, 11 स्वर हैं, आपको हमने स्वरों की संख्या बता दिया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बन सकता है, तीसरा, हिंदी वर्णमाला में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या है हिंदी वर्णमाला। अब देखिए यह प्रश्न आपका आ सकता है थोड़ा सा टफ अगर कर दिया तो, हमने अभी क्या बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों की संख्या 11 है। अब यहां पर देखिए ये जो वर्ण है, ऊपर के जो वर्ण है, ऊपर की ये जो वर्ण है ये क्या है, मूल स्वर है, इसको हम कहते हैं मूल स्वर, यही हमारे मूल स्वर है, ये क्या है मूल स्वर है। और ये जो वर्ण है, जो हमारा यह वर्ण है, इसको कहते हैं हम संयुक्त स्वर, इसको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, यह हमारा है संयुक्त स्वर, क्योंकि दो स्वरों से मिल करके यह स्वर बना है संयुक्त स्वर। हम आपसे क्या प्रश्न पूछे हैं, यही प्रश्न पूछ रहे थे कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, कितना है ऑप्शन, ऑप्शन में अगर आपको दे दें का 7, खा 11, गा 5, घ 4, तो देखिए आपको हमने क्या दिखाया, यहां इनकी संख्या कितनी है 4, अगर इसमें ही डिफाइन करना हो स्वरों में कि मूल स्वर कितने हैं और संयुक्त स्वर कितने हैं, तो मूल स्वरों की संख्या 7 है, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी है 7, इसलिए यह आंसर सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो यह सही हो जाएगा। आइए इस पे और कैसे प्रश्न बन सकता है, अगला प्रश्न क्या बन सकता है कि हिंदी वर्णमाला में, कितना प्रश्न हो गया, 3 प्रश्न हो गया, हिंदी वर्णमाला में आपसे प्रश्न बन जाए कि वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, देखिए आपका ऐसे प्रश्न बन सकता है, आपका ऑप्शन अगर मिल जाए का 4, ख 7, घ 11, ग 11 और घ 5, तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है 4 है ऑप्शन में। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए तो यह हो सकता है। आइए ऐसे इस प्रकार से जितना भी हमने यहाँ पे काउंट कराया, इन सबको पूछा जा सकता है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, अयोगवाह व्यंजनों की संख्या कितनी है। आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से, चलिए एक प्रश्न हम इस तरह से लिख देते हैं आपका, दूसरा ट्रिक क्या हो सकता है, पांचवा प्रश्न कि निम्न में से
निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन में दे दिया जाए। आपको ऑप्शन में दे दिया का, आ, का दे दिया आ, खा दे दिया बड़ा आ, और गा दे दिया ओ, और घा दे दिया री। तो इस प्रकार से आपसे कहा, क्या कहा? कहा कि इसमें कौन सा संयुक्त स्वर है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संयुक्त स्वर आपका कौन सा है? ओ है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको यह ध्यान देने की जरूरत है, आजकल ट्रेड जो है वह यही ट्रेड चल रहा है। आइए अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं इन सब में। अच्छा, और अब क्या हो सकता है? ऐसे भी पूछा जा सकता है इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो आइए अब चलते हैं अभी आगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन की हमने बात की है। संयुक्त व्यंजन क्या है, कैसे कैसे है? तो ये देखिए, ये किन वर्णों से मिलकर के बना है, हमको देखने की जरूरत है। ये जो छा है, छा जो है हमारा बना हुआ है का प्लस मूर्धन्य सा प्लस आ, इतनी चीजों से मिलकर के बना है ये छा। या आपको इस तरह से मिल सकता है कि का और सा इस तरह से मिल करके बन सकता है। ठीक है, इसका हमने पूरी तरह से वर्ण विच्छेद कर दिया, यहाँ पे पूरी तरह से वर्ण विच्छेद नहीं किया है। इसमें से दो ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, त्रा की अगर हम बात करें, यह किन वर्णों से मिल करके बना है? तो ता है प्लस रा है प्लस आ है। ठीक है, आपको यह जो है कैसे मिल सकता है? दूसरे फॉर्म में ता मिल सकता है और रा मिल सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्योंकि देखिए, अगर इसमें रा में हलंत लगेगा तो रा को भी तोड़ दिया। कोई भी वर्ण बिना स्वर, जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता के पूर्ण ही नहीं होता है। तो अगर रा को अगर हम तोड़ेंगे, तो ये अगर ये रा है ना, रा है, तो रा को अगर तोड़ेंगे तो रा प्लस आ होगा। तो यही तोड़ा गया है, इसको एक में लिख दिया गया है। अगला देखते हैं, ज्ञा किस अक्षर से बना हुआ है, किस वर्ण से बना हुआ है? तो यह बना हुआ है ज्या प्लस या प्लस आ, इन वर्णों से मिलकर के बना है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ज्या है और प्लस या, जा है और या, इससे बना है। स्रा किससे मिलकर के बना है? तो स्रा जो है ये तालव्य शाह है प्लस रा है प्लस आ है। इसको अगर हम दूसरे भाषा में लिखना चाहें, दूसरी तरह लिखना चाहें, सा और रा इन वर्णों से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार से अगर हम स्रा की बात करें तो किससे मिलकर के बना है? ये बना है। अगर ज्ञा की बात करें तो किससे मिलकर के बना है? इसमें से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो इस प्रकार से हो सकता है। इसमें से कोई ऑप्शन आ जाए, त्रा किससे बना है? तो यह बना है। और छा किससे बना हुआ है? तो यह बना हुआ है। आप इतना डीपली आपको पढ़ने की जरूरत है। अब यहाँ पे कैसे प्रश्न आ सकता है? इसमें देखिए, घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। इसमें पूछता है कि छा में कौन सा वर्ण, छा लिखने में कौन सा वर्ण सबसे पहले आएगा? छ में कौन सा वर्ण सबसे पहले आएगा? यह अगर देखा जाए तो आपको प्रश्न बता दें, अगर प्रश्न की बात करें, इस प्रकार से बात हो सकता है कि छ लिखने के लिए, लिखने के लिए सबसे पहला वर्ण, पहला वर्ण होगा। क्या होगा?
अब आपको ऑप्शन दे दें, का वाला ऑप्शन दे दिया, का है, खा ऑप्शन दे दिया, का है, गा ऑप्शन दे दिया, गा ऑप्शन दे दिया, छा है, और घा ऑप्शन दे दिया, सा। सबसे पहला बार। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होने लगेंगे, सीधे सीधे अधूरी जानकारी वाले क्या करते हैं, अधूरी जानकारी वाले सीधे सीधे ये कहने लगते हैं भैया क्वेश्चन गलत। क्यों? क्यों क्वेश्चन गलत है? कहेंगे भैया देखो यहाँ भी का है, यहाँ भी का है। अरे मेरे अधूरी ज्ञान वालों गरीबों, यहाँ पर देखो का जो है, इस का में हलंत लगा है और इस का में हलंत नहीं लगा है। अगर इस का को तोड़ोगे तो का और आ दोनों लगा है, तो इसलिए यह नहीं होगा। यह क्यों कहते हो कि प्रश्न ही गलत दे दिया गया? आयोग कभी प्रश्न गलत नहीं देता है जल्दी। हाँ, कुछ टाइप करने वाले गलत तो देते ही दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप गलत नहीं है। यहाँ पे ये का है और हमने आपको यहाँ पे क्या बताया है, क्या बताया है, का। का देखिए, तो हलंत वाला वर्ण आएगा। इस प्रकार से इसमें अगर हम बात करें कौन सा सही होगा, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए हम संयुक्ताक्षरों की बात कर लिए कि संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, उन संयुक्ताक्षरों पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये चीज आपने देख लिया। अब थोड़ा सा और गहराई से चलते हैं, और गहराई में चलते हैं कि इनमें कभी कभी क्या जाता है, वर्गीय व्यंजन की बात किया जाता है। वर्ग वाले व्यंजन कौन से हैं, वर्ग वाले व्यंजन कौन से हैं? भैया देखो, वर्ग वाले व्यंजन, वर्ग वाला कोई वर्ग नहीं होता है, वर्ग कोई नहीं होता है, उनका वर्ग होता है। वर्ग क्या है, कहने का मतलब उनकी कैटेगरी क्या है। जैसे एक परिवार में 4-5 लोग सदस्य होते हैं, 4-5 सदस्यों में घर का मालिक कौन होता है? जो सबसे बड़ा होगा, पहला लड़का जो है क्या होता है, मालिक होता है। अगर हम इन 5 सदस्यों की बात करें, हम इस परिवार की बात करें, इस परिवार की अगर हम बात करें, ये एक परिवार है और इस परिवार में, अरे भाई कामा लगा दो, जब इसी बिना है, देखो ये देखो, ये देखो कामा सब में लगा दिया जाए, कोई बात नहीं, यहाँ भी कामा लगा दिया जाए ताकि आपको स्पष्ट रहे, स्पष्ट रहे। हम इस परिवार की बात कर रहे हैं, इस परिवार में जो है 5 लड़के, एक कोई वर्ण व्यंजन बाबू हैं, स्पर्श स्पर्श व्यंजन चाचा हैं। ये स्पर्श स्पर्श व्यंजन चाचा के जो है बहुत लड़के हैं एकदम, और बहुत लड़के हैं। उन लड़कों में देखते हैं इनके जो एक भाई हैं, स्पर्श व्यंजन चाचा के 5 लड़के थे और 5 लड़के से फिर 5-5 लड़के हुए। 5 लड़के कौन से थे? एक ये थे, एक ये थे, एक ये थे, इनके जरिए 5 परिवार हुआ। यानी कि जो स्पर्श व्यंजन चाचा का, स्पर्श चाचा का जो नाम है, स्पर्श चाचा के 5 लड़के हुए और उनके परिवार में फिर 5 का विभाजन करते हैं। तो जो इनके 5 लड़के कौन हुए, ये सारे हुए थे। अब इनके परिवार के कौन लोग हैं इन लड़कों में? का वाले, का के भैया, का भैया का परिवार कौन है? का भैया का परिवार है क ख ग घ ङ। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? का है। तो इसलिए हम इसको कह देंगे का वर्ग, इसलिए हम इसको कह दिए का वर्ग। अगर हम आपसे कहें कि का वर्ग के वर्णों की बात करें, तो का वर्ग के वर्णों की बात क ख ग घ ङ, ये बात करते हैं। ठीक। अब अगर बात करें, क्योंकि देखिए, क्योंकि वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्ण की बात कर रहे हैं, वर्णों में बिना स्वर की सहायता के वे नहीं बोले जाते। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने हलंत यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि इसमें हमको आपको कुछ और बताना है। इन सभी
अभी स्वर युक्त वर्ण है। अगर स्वर युक्त वर्ण नहीं रहते तो इनके नीचे हमको इस तरह से लिखना पड़ता, हलंत, ये लिखना पड़ता, ठीक है, ये लिखना पड़ता। इस प्रकार से हमको लिखने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अभी इस पे ना चले, ज्यादा अच्छा रहेगा, आप डीपली समझने का प्रयास करें, यहां से प्रश्न अक्सर आता है। तो देखिए, का वर्ग का यानी कि का के लड़के जो हैं ये है का खा गा घा ना, का वर्ग का परिवार ये है। तो उसी प्रकार से इनका भी परिवार आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें इनके परिवार की, तो ये कौन है, चा वर्ग है, चा वर्ग है। हम बात करें इनके परिवार की, तो ये इस परिवार के बड़े मालिक का क्या नाम है, तो इसको कह सकते हैं, टा वर्ग। हम बात करें इनके परिवार की, अगर बात करें तो इनके परिवार में कौन होगा, ता वर्ग। हम बात करें इनके परिवार की, तो इनको हम क्या कहेंगे, पा वर्ग। इस प्रकार से सबका हम नाम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से नामकरण हो गया सबका, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार से इन वर्णों को हम देखते हैं। अब जो है इसमें क्या होता है, एक एक करके और भी इसमें डिफाइन करते हुए चलेंगे। तो ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, और ये टा वर्ग हो गया, और ये ता वर्ग हो गया, और ये पा वर्ग हो गया। हम सभी के उच्चारण स्थान पे भी बात करेंगे, सभी के उच्चारण स्थानों की भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या देखा, ये वर्गीय व्यंजन नहीं कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन सिर्फ स्पर्श व्यंजन वाले ही कहलाते हैं। अब इन सभी के अगर हम बात करें उच्चारण स्थान की, हम व्यंजनों का वर्गीकरण अब जब देखेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण इसमें कैसे है, तो इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, इस प्रकार से व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, ये देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि स्वरों की संख्या 11, अयोगवाह की संख्या 2, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, आगत व्यंजन की संख्या 2, और क्या देखा, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, और इस प्रकार से कुल 52 वर्ण मिलते हैं। और इन 52 वर्णों में अगर हम बात करें तो ये जो है कौन से हैं, छा जो है किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, त्रा किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, ज्ञा किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, स्रा किन किन वर्णों से मिलकर के बना है, इन चीजों को आपने देखा। इसी लगे हाथ आइए हम संयुक्त स्वर की जो बात कर रहे थे उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ए ओ औ जो हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। स्वरों के वर्गीकरण पे चलते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में अब हम देखते हैं, स्वरों के वर्गीकरण पे अब हम देखते हैं